Okay, so we have satyahindi.com YouTube channel over here, which is debating on the topic is BJP using Ram Temple to reduce the Mandal effect. बड़े ही अच्छे लोग हैं यार ये लोग. So इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं हम लोग एंड वी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. ओके, आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, बहुत बहुत स्वागत तो है, लेकिन आगे की बात करो. पहले दिन से जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में पालनपुर अधिवेशन में राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया था, उसी दिन से वो राजनीतिक एजेंडा बन गया था। उसके पहले वो साधु संतों का एजेंडा था, धर्माचार्यों का एजेंडा था, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उसमें जुड़े जरूर हुए थे, लेकिन वो एजेंडा राजनीतिक नहीं था, एक धार्मिक एजेंडा था। ओके, तो पालनपुर रेजोल्यूशन के बाद से ही राम मंदिर का इशू एक पॉलिटिकल इशू बना, उसके पहले तो कुछ नहीं था. ये विनोद अग्निहोत्री हैं, इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड ये ऐसी बातें कर रहे हैं. व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज़ दैट द इशू ऑफ राम टेम्पल वाज अ ह्यूज सिविलाइजेशनल इशू फॉर द हिंदू सोसाइटी, फॉर द हिंदू सिविलाइजेशन. इस्लामिक इन्वेडर्स बाहर से आके हमारे होली साइट्स को अच्छे से कैप्चर करेंगे और हम उसको रिक्लेम भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस वाज व्हाट वाज बीइंग डन विद अस. बट ऑब्वियसली ये लोग इसमें भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही देखते हैं. ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स विल बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, बट वी कैन नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस वाज एंड it still remains a huge civilizational issue for the Hindu community. लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने हाथ में लिया तो राजनीतिक एजेंडा बना, और चाहे अडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर के और आज राम मंदिर के लोकार्पण तक विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक एजेंडे के रूप में रखा। हर जगह जय श्री राम का नारा एक तरह से उनका ब्रांड बन गया, और हर चुनाव ओके, सो जय श्री राम का नारा लगाना गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है. लेकिन समवॉट एक और नारा है जिसको बोल के बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट इस दुनिया में हुए हैं, बहुत सारे प्लेन हाईजैक्स हुए हैं. बट समवॉट उसको लेके कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज देन रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगी एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का. में, हर चुनावी सभा में भगवान श्री राम के नाम पर बाकायदा जो है मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए। आप याद कीजिए, जब पहली बार सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की, तब कल्याण सिंह को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था 1991 में, तो मंडल और कमंडल का जो फ्यूजन करने की कोशिश की थी, वरना उस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेता थे जो मुस्लिम नहीं बन सकते थे, जो सवर्ण थे। लेकिन तब तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अडवाणी जी थे, उनके जो सलाहकार और संगठन महासचिव थे गोविंदाचार्य, तो जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी लेकर के आए, तो उनको था कि क्योंकि संघ का जो हिंदुत्व है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके शिखर से लेकर नक्शे तक सभी जातियां शामिल न हो एक इकाई के लिए। उसमें ब्राह्मण से लेकर और दलित तक वो उस इशू को वो अलग बात है कि वो उस समय तक, लंबे समय तक तमाम जो वर्णवादी और ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसके तहत जो है वो. ये क्या है यार, ये कौन सी विचारधारा है यार? ये लोग बोलते रहते हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा. क्या होता है ब्राह्मणवादी विचारधारा? कोई मुझे भी पता है क्या है ब्राह्मणवादी विचारधारा? दिस इज़ द सेम हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ दैट सेम ओल्ड स्लोगन ना, कि हमको ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को स्मैश करना है. पेट्रियार्की नहीं बोलेंगे, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की. समवॉट उन लोगों से पूछो ना कभी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान कर रहा है क्या वो भी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है, तो उनके मुंह पे ताले लग जाते हैं. बट इनको ये टर्म्स बड़े इन लोगों ने पकड़ लिए हैं यार. चलो आगे देखते हैं. उसको कर नहीं पा रहे थे, लेकिन 90 के बाद जब मंडल आया तो मंडल के आते ही अडवाणी जी कमंडल लेके निकले. देखिए, आप, मैं इसलिए ऐतिहासिक बातें कर रहा हूँ क्योंकि इस समय ये सब चीजें लोगों को जानना जरूरी है. वो पीढ़ी जो है इस समय आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसने सब चीजों को देखा है. मंडल जब, जो राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर उनके एजेंडे में रहा है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का अपहरण होता है और उनके उस एवज में आतंकवादी छोड़े जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस नहीं लेती सरकार से, यूपी की सरकार. वो समर्थन वापस लेने का कारण खोजती है तब जब विश्वनाथ सिंह मंडल लाते हैं, और मंडल के बाद जो है तब अडवाणी जी का यात्रा लेकर निकलते हैं, कह रहे हैं तो सारा एजेंडे गड़बड़ा जाएगा. और उसके बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू होती है, और उसी के तहत कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना करके मंडल और कमंडल दोनों को साधने की कोशिश, और खुद इस बात को कल्याण सिंह जानते थे
इसीलिए जब बाबरी मस्जिद गिरी है 26 नवंबर 1992 को, तो शुरुआती समय में बहुत ऊहापोह में थे। और उसके बाद 1993 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ काशीराम जी और मुलायम सिंह जी का, तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो उनको और झटका लगा। उसके बाद से लगातार मंडल और कमंडल को एक साथ, यानी कमंडल के अंदर मंडल को रखने की कोशिश लगातार संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी करती रही। ओके, सो बेसिकली कमंडल और मंडल का संगम नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? अगर हिंदू जाग गया और हिंदू हिंदू के जैसे सोचने लग गया, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, शूद्र, दलित एट्सेट्रा इनके बारे में कोई कैसे और कौन सोचेगा? तो इनका एजेंडा और सो कॉल्ड सेकुलर कास्ट पॉलिटिक्स के जो टॉर्च बियरर्स रहे हैं, हमेशा से उनका यही रहा है कि कैसे भी करके हिंदू समाज को तोड़ो जातियों में और मुसलमान समाज को एक करो इन द नेम ऑफ देयर रिलीजन। और 2014 में आते आते उसने एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया अपना, तो पिछड़ी जातियों को उसने उस हिंदुत्व के छाते के नीचे लाने की पहली सफल कोशिश की। और उसके लिए हमारी मंडलवादी पार्टियां जिम्मेदार है, जिस तरह उन्होंने राजनीति की, परिवारवादी राजनीति और तमाम तरह की जो है वो राजनीति जिससे लोग सहमत नहीं थे, और मौका मिला भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर का जो ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 150 जातियों को दिया गया है, तो एक उसी की कोशिश है। जिस तरह जाति जनगणना बिहार में नीतीश कुमार ने उसके सर्वेक्षण जारी किया है, इंडिया गठबंधन बना है, जाति जनगणना की मांग लगातार राहुल गांधी से लेकर के इंडिया गठबंधन का हर नेता कर रहा है, हर चुनाव में कर रहा है। भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई हो, लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदुत्व के पूरी अवधारणा को खंडित कर सकता है, क्योंकि पहचान संघ परिवार चाहता है कि हिंदू पहचान बने। जाति जनगणना उस पहचान को जाति पहचान में बदल देगी कि भाई इतने यादव, इतने कुर्मी, इतने ओबीसी, इतने ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल ही गए। अब जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो अब इन्होंने साफ साफ बोल ही दिया कि ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू हिंदू की जैसे बने। हिंदू हमेशा जातियों में बटी रहे, वो क्षत्रिय रहे, वो ब्राह्मण रहे, वो दलित रहे, वो एट्सेट्रा रहे, वो अलग अलग जातियों में बटी रहे, वो यादव रहे, वो कुर्मी रहे, लेकिन वो कभी भी हिंदू ना बने। क्योंकि जिस दिन वो हिंदू बन जाएगा उस दिन इन सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो हिंदू अवेकनिंग जो है वो इनको पसंद नहीं है। ब्राह्मण से तो वो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के एजेंडे को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि आप देखिए कि खुद सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। 20 नवंबर को गए वो, और इसको इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन बनाने की कोशिश हो रही है कि इसके आलोक में सारे मुद्दे तिरोहित हो जाए, जाति जनगणना का मुद्दा भी कमजोर पड़ जाए। और अब ये लोग पता नहीं क्या जातीय जनगणना का बहुत बड़ा एक शिगुफा लेके आए थे। जातीय जनगणना के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले बोला है कि वो एक सेंसस भी नहीं था, वो पता नहीं क्या था। वो क्या था उसको लेके अभी भी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि ये तो इसको तो हम सेंसस भी नहीं बोल सकते। तो हमारे सॉलिसिटर जनरल ने भी इसको मतलब सही बोला कि हाँ, इसको सेंसस बोलना गलत है। बट ये लोग पता नहीं कास्ट सेंसस पता नहीं क्या कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर ये लेके भी आते हैं सब मॉट, अगर पूरे देश में अगर कास्ट सेंसस होता भी है, इन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके बाद पॉलिसी बनाने में इनको कितनी दिक्कत होगी। बट एनीवेज आगे देखते हैं। उनका वो महिला के यहाँ, दलित महिला के यहाँ जाके चाय पीना और उसको निमंत्रित करना, जो माझी मीरा माझी, इसके बाद फिर जो है 150 जातियों को देना, ये सारा मतलब हिंदू समाज को संघ परिवार के झंडे के नीचे, हिंदुत्व के एजेंडे के नीचे गोलबंद करके और राजनीतिक लड़ाई को जीतना है। तो ये एक उनका पूरा, और इसलिए इससे वो इनकार भी नहीं करते। देखिए वो कहते हैं कि राम मंदिर तो हमारा एजेंडा है, 370 हमारा एजेंडा था, ये हमारा, तो वो इनकार भी नहीं करते हैं। इसलिए इसको ये मानना कि खाली आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है, अगर आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन होता तो शंकराचार्य को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवानी थी। जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे जो है एक राजनीतिक आयोजन है, या राष्ट्र प्रमुख से करवाना था तो राष्ट्रपति को होना चाहिए था। लेकिन वो पूरा शो जो है, पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी बताना चाहते हैं कि आज राम मंदिर जो लोकार्पण हो रहा है, जो निर्माण हुआ है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का लगातार संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके प्रयास, उस वजह से
सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये पूरा उन्होंने कि भाई हमने जो वादा किया, तो 2 करोड़ का वादा जो है वो लोग भूल जाए, मंदिर का वादा हमने पूरा कर दिया, 370 का पूरा कर दिया, ट्रिपल तलाक का पूरा कर दिया। आप कहते हो कि तो जो सो इनके अकॉर्डिंग पिछले 9-10 सालों में सिर्फ 370 ट्रिपल तलाक और ये राम मंदिर ही हुआ है, बाकी कुछ इंडिया में हुआ ही नहीं है। आई मीन सीरियसली ये बेवकूफ़ लोग हैं और ये अपने आप को पता नहीं जर्नलिस्ट कहते हैं। आप देख लो इन सब के डेजिग्नेशन क्या है, पूर्व संपादक है, कोई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, कोई राजनीतिक विश्लेषक है। पता नहीं इन बेवकूफ़ों को क्या समझते हैं ये लोग यार। मतलब ये 3 चीज़ें ही हुई हैं क्या पूरे लास्ट 9 सालों में इंडिया में, और कुछ नहीं हुआ है रियली? मोदी की गारंटी है, वो गारंटी ये है कि मंदिर बन रहा है, 370 हट गया, ट्रिपल तलाक आ गया। तो इस तरह से वो उसको उन पुराने मुद्दों को जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर ये मुद्दा पूरी तरह से हावी रहे लोकसभा चुनाव के दौरान। ये एक पूरी कोशिश है जी। चलो भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया इस आदमी ने। बाकी का अगले पार्ट में देखते हैं।